दोस्तों, आज हमारे साथ चाय विद राय में हैं संतोष राय सर, और जिनके बारे में किसी परिचय इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। बहुत फेमस और पॉपुलर पर्सनालिटी और जाने जाते हैं कॉमर्स गुरु के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, ऑथर के रूप में, फेमस एजुकेशनिस्ट हैं और जिंदा दिल इंसान हैं। आइए कुछ सवाल उनसे पूछते हैं। उन्होंने तो बहुत सारे सवाल बहुत सारी पर्सनालिटी से पूछे अलग अलग एपिसोड में, पर यह एपिसोड खास है क्योंकि इसमें हम सवाल पूछने वाले हैं और सर जवाब देने वाले हैं। चलिए पहला सवाल पूछते हैं राय सर से। राय सर, देखिए 30 साल की आपकी, मेरे को लगता है, जर्नी है कॉमर्स एजुकेशन के फील्ड में। लगातार आपने हजारों हजारों स्टूडेंटों को पढ़ा करके उनका कैरियर बनाया, कॉन्फिडेंस जगाया उनके अंदर। तो जब आपने कैरियर की शुरुआत की तो कुछ ऐसा ही सोचा था कि ऐसा ही कुछ करना है, कि बस होता गया और आप आगे बढ़ते गए? संतोष जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर 2-3 साल का गोल आपके पास होना चाहिए। जैसे आप अभी मुझसे पूछेंगे कि अगले 3 साल में आप क्या करने वाले हो, तो वो ड्रीम और अगले 3 साल के काम को मैंने अपनी जेब में रखा है। तो अच्छा। यहाँ पर जब मैं काम शुरू किया तो शुरुआती दौर में ये था कि अगर इतने बच्चे आ जाते हैं तो मैं इस लाइन में कंटिन्यू रहूंगा। देन नेक्स्ट ईयर ये प्लान बनते गया। तो हर 2-2, 3-3 साल का मैं पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनाया। मैंने हर छोटे छोटे टारगेट बनाए, उसको अचीव किए, देन अगेन देन अगेन देन अगेन। आज भी जो टारगेट है अगले 2-3 साल का वो ये है कि कुम्हारी के पास में एक रिक्शा चालक या जो पुअर क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट में स्कूल बनाएंगे। ये 2-3 साल के अंदर का सपना है। क्या बात है सर, मानना पड़ेगा। आप एक एक पत्थर रखते गए और बाद में पता चला कि कुछ सालों के बाद वो पर्वत सी ऊंचाइयों वाली आपकी सफलता की कहानी लिखा गई उसके अंदर। बहुत बढ़िया सर। देखिए, जो यूथ है वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। लोग आपके बहुत फैन हैं एक्चुअल में, आपकी पर्सनालिटी के, और बहुत दिल से मानते हैं। वो सारे यूथ को, युवाओं को जो आपको मानते हैं, फैन हैं, आपके प्रशंसक हैं, उन लोगों को आप लाइफ में क्या एकदम आपका जो सीक्रेट मैसेज देना चाहोगे, पावरफुल मैसेज? हाँ सी संतोष जैन जी, मैं सीधे सीधे पूरे यूथ को एक ही बात कहता हूं और हर दम कहता हूं, हर कदम पे कहता हूं कि सफलता किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं। अगर आप सफलता के लिए ठान लोगे, मान लोगे और पूरी, आपके शब्दों में पूरी शिद्दत से उस सफलता के पीछे अगर भिड़ जाओगे तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी या सफलता जरूर आपके नजदीक होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे यूथ आपसे बहुत इंस्पायर्ड है और ये सारे मैसेज से उनको और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ। लाइफ में देखिए, लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे दौर ऐसे मुश्किल आए होंगे, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते, और जिसको बदल नहीं सकते उसको सोच करके अपने आप को परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जहां बदल सकते हैं वहां प्रयास करिए। अगर आप 11th पढ़ रहे हैं तो आप 12th में जा सकते हैं, ये प्रयास करिए। आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अकाउंट के फील्ड में बहुत बेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो करके कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि फिनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन में मैं एक अच्छा एडवाइजर बनूंगा, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन कल चेयर पे बैठ के आप ये सोचने लग गए कि मैं बहुत अच्छा फिजिशियन बनूंगा, तो यहाँ आपकी सोच ही गलत है। तो जहां मैं कुछ बदल नहीं सकता उसको मैं भूल जाता हूं। उसे मैं ये मान लेता हूं कि कॉपी का एक फटा हुआ पन्ना है जिसे डस्टबिन में मैं डाल चुका हूं, अब आगे मुझे प्रोसीड्स करना है। लेकिन जिसे मैं बदल सकता हूं उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूं कि इस चीज को मैं बदल के, चेंज करके अपने अनुरूप इसे बना सकता हूं। अगर संतोष जैन है, अगर मुझसे नाराज है, तो मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल मैं अपने व्यवहार से इसको बदल सकता हूं। लेकिन संतोष जैन जब मुझसे मुख मोड़ के जा चुका है, मुझसे हट चुका है, जिसे मैं पा ही नहीं सकता, तो वहां पे प्रयास निरर्थक है। तो जहां अंत हो चुका है वहां सोचने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात है सर, कमाल की फिलोसॉफी है, कमाल का लॉजिक है और कमाल की सोच है सर। दोस्तों, मैं आपको सर के बारे में जो पर्सनालिटी है, दो लाइनें जरूर बताना चाहूंगा, दो लाइनें उनके लिए कहना चाहूंगा कि राय सर आपको समर्पित है ये लाइनें, कि जिनके आने से बाहरें आती हैं और जिनके जाने से बाहरें जाती है, और महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, और चाहकर भी कोई भूल जाए ऐसे आपके अल्फाज नहीं, ऐसे आपके अल्फाज नहीं। आपके शब्दों से, आपकी मोटिवेशनल स्पीच से बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का क्या ड्रीम है, क्या एम है, क्या एम्बिशन है? अभी आपने क्या सोचा हुआ है कि आगे क्या हासिल करना है जीवन में? मुझे तो ऐसा लगता है संतोष जी कि अभी तो बहुत कम किया हूं मैं।
अभी सफलता के मैं शायद 10-15% हिस्से को ही पा पाया हूं, या 10-15% ही जो मैं सोचता हूं वो कर पाया हूं। अभी 70-80% ये पार्ट बचा हुआ है। जिस स्ट्रीट में रहूं वो संतोष राय स्ट्रीट के नाम से जानी जाए, ये मेरा पहला ड्रीम क्या है। बात जिस है। स्ट्रीट में रहूं वहां पे 2-3-4 मेरे घर हों लाइन से, वो मेरा दूसरा ड्रीम है। मेरा एक खूबसूरत सा समाज के लिए, उन बच्चों के लिए जो पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके बचपने को सुधार सकूं, ऐसे 100-125 बच्चों को सुधारूं और उसके लिए एक सुंदर टॉप क्लास स्टैंडर्ड स्कूल बना सकूं, ये मेरा तीसरा ड्रीम है। और इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करके अगर हमारी भारत सरकार या अगर हमारी सरकार मुझे किसी तरीके से सम्मानित कर दे, ये मेरा चौथा ड्रीम। ड्रीम तो देखा ही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सर। हम जितने भी लोग हैं, आपके जानने वाले परिचित लोग हैं, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड है, वेल विशर है, शुभ चिंतक है, आज के इस आपके 52 वाला जो एपिसोड है चाय विद राय, उसको पूरी कायनात की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस स्ट्रीट में रहो वो स्ट्रीट नहीं, वो शहर और वो जिला आपके नाम से जाना चाहे, ईश्वर करे ऐसा भी ना आए। पहला। दूसरी बात ये कि 4-5 घर हो आपके, ऐसा ना हो जिस शहर में आप रहेंगे वहां लोगों के दिलों पे आपके ऐसा राज चले कि जिस घर के सामने खड़े हो जाओ वो घर आपका हो जाए। ये दुआ हम लोग करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और तीसरा, भारत सरकार ने पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल की सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके काम को देख करके एक दिन आपको हर अलग अलग प्रकार के अवार्ड से सम्मानित करे, ऐसी दुआएं, शुभकामनाएं और मंगल कामना हम सब आपको देते हैं। आप अपने जीवन में सारे अचीवमेंट को हासिल करें और सफलता की एक नई दास्तान लिखें। ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू डियर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज 52 एपिसोड था। राय सर से हम लोग बहुत सारी बातें जानी, तो ये शेयर भी कीजिए आप, क्योंकि राय सर की जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनके किरदार से लोग सीख सके, ये हम सबकी फीलिंग है। डॉक्टर संतोष राय, वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 22 डिग्री और डिप्लोमा, 40 से अधिक राष्ट्रीय सम्मान और 14 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान, जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अब दर्ज है। इस शख्स ने बस्ती से अपनी शुरुआत की और फिर कॉमर्स की शिक्षा की जो मसाल पकड़ी है, और आज उनके चाहने वालों से लेकर उनके विरोधी भी उनके काम के कायल हैं। इस चैनल पर, जिसका नाम चाय विथ राय है, आज मैं सीए प्रवीण बाफना अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि स्वयं डॉक्टर संतोष राय सर से उनके जीवन के अनुभवों और अनछुए पहलुओं को सुनने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर की। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप ही के अपने चैनल चाय विथ राय में। तो सर, शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही। अपने परिवार और बचपन के बारे में कुछ बताइए। सीए प्रवीण जी, अगर उन बातों को बताने की मैं कोशिश करूंगा तो शायद हम आधे घंटे 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन बचपना झोपड़पट्टी में ही गुजरा। बचपना में हम खेलते थे, वो साइकिल के टायर के चक्के को दौड़ाया करते थे, रिंग से खेला करते थे, कंची खेला करते थे, मैच बॉक्स के ऊपर के पत्तों से खेला करते थे। तो झोपड़ी में रहते हुए बहुत ज्यादा कुछ अरमान तो नहीं थे, लेकिन ये अरमान जरूर था कि कम से कम काश मेरे पास एक स्कूटर होता। तो सपने देखने की आदत थी। जहां लोग साइकिल के लिए तरसते थे वहां स्कूटर तक का मैं सोचा करता था। तो सपना देखना मेरी आदत में था जी। अब बचपन से आगे बढ़ते हुए अपनी स्कूली शिक्षा और अपने बचपन के किसी मित्र के बारे में आप बताना चाहें जो आप आज भी आपको याद आता हो, या बचपन की स्कूल की ऐसी कोई घटना। ऐसे फिर से वही बातों को मैं रिपीट करूंगा, फिर भी शॉर्टकट में प्रवीण जी, क्योंकि आप आगे पीछे घुमा करके वापस वहीं मुझे ला रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्कूली शिक्षा मेरी भिलाई विद्यालय में हुई और मैं शुद्ध हिंदी मीडियम का था। 9th क्लास से हम कॉमर्स लिया करते थे। 9th क्लास में मैंने कॉमर्स लिया और 9th क्लास में जो 8th क्लास तक ऐसा बच्चा जो कभी भी नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ाई के प्रति कोई रुझान था, क्योंकि पतंग उड़ाना, माजा बनाना, उन झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ खेलना, न कपड़े का सहूर, न घूमने का सहूर, न रहने का सहूर। इसके बाद 9th क्लास में मैं अपने स्कूल में 3 सेक्शन हुआ करते थे और उस तीनों सेक्शन में कैंप का स्कूल था। 9th क्लास में कैंप के स्कूल में मैं टॉपर बना और पूरे स्कूल का टॉपर होने के साथ साथ 10th क्लास में मैं भिलाई विद्यालय आया। 10th और 11th हम लोग के समय में एमपी बोर्ड हुआ करता था। 11th के बाद हम कॉलेज आया करते थे। तो इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
एजुकेशन के सिस्टम में। पढ़ने में मन तो नहीं लगता था, लेकिन जो 9th क्लास से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया या जो टर्न किया, क्योंकि जब आईने में देखता था तो इतना खूबसूरत नहीं दिखता था कि हीरो बनूं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल नहीं सकता था, डांस तो हो नहीं पाता था, गाने गा नहीं पाता था, तो मुझे सबसे अच्छा सुंदर रास्ता लगा पढ़ाई करना। जी, बहुत ही बढ़िया सर। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि 8th क्लास तक आप एक औसत स्टूडेंट थे, मगर 9th क्लास के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई लम्हा जिसने आपको कॉमर्स की ये मसाल आगे बढ़ाने की तरफ धकेल दिया? सीए प्रवीण जी, आप बड़ा अच्छा सम्मान दे रहे हो कि 8th क्लास तक मैं औसत बच्चा था। नहीं, 8th क्लास तक मैं गधा बच्चा था। औसत तो बहुत दूर है, एक बहुत ही बुद्धू बच्चा था। यहां तक भी मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि जब मुझे इंग्लिश की टीचर ने इंग्लिश में पढ़ाया, क्योंकि हम हिंदी मीडियम पढ़ते थे, तो ऐसे और लेटर के ऊपर ही हम पास हुआ करते थे। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे और लेटर हमारा याद किया हुआ नहीं आया तो वहीं हम आधा फेल हो जाते थे। तो ऐसे में हमारी टीचर ने, आज भी मुझे याद है, कुर्सी पार की वो मैडम, शुक्ला मैडम, उन्होंने मुझे ऐसे में रटाया कि माई स्कूल की जगह बच्चों अगर अवर स्कूल आए तो जहां माई स्कूल लिखते हो वहां अवर स्कूल लिख देना। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ, मैंने समझ भी गया मैं कि चलो माई स्कूल की जगह अवर स्कूल लिखना है, लेकिन एग्जामिनेशन में आ गया यूअर स्कूल और उसके ऊपर ऐसे लिखना था। तो मैं माई और अवर दोनों को छोड़ करके योर स्कूल नेम इज दिस, योर स्कूल टू प्लेग्राउंड, योर स्कूल दिस टीचर दैट टीचर, ऐसा ऐसे लिख के आया था। ये मेरा रेंज था पढ़ाई का। मैथ्स में मुझे हाफ ईयरली में 7th क्लास में 100 में 8 मार्क्स मिले थे, 08। जब टीचर ने मुझे कॉपी दिया तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि अरे 80 कैसे मिल गया। मुझे यहां तक भी नहीं मालूम था कि 0 किधर लगता है, इधर लगता है कि उधर लगता है। ये मेरा रेंज था, ये मेरे दर्जे थे। लेकिन 8th क्लास में 8 दिसंबर या 15 दिसंबर को मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। और किसी ने ऐसे कुछ शब्द कह दिए और वो दिन है, और उस दिन के बाद टिल आज तक भी प्रवीण जी मैं 2-3 घंटे अपनी स्टडी करता ही हूं। और उस डेट के बाद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। जैसा कि मैंने स्वयं आपको सुना है सर ये कहते हुए कि इंसान जीवन भर भटकता रहता है एक ऐसी लाइन को ढूंढने के लिए जो उसके जीवन को बदल दे, तो ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया। मगर फिर भी ये पूछना चाहूंगा कि वो समय मुझे लगता है कि ऐसा था जहां पर कॉमर्स को हे की दृष्टि से देखा जाता था एज अ सब्जेक्ट। उस समय में जब आपके अंदर वो आग लगी तो आपने मैथ्स या बायो को छोड़ करके कॉमर्स क्यों चुना? उसके पीछे रीजन, मैं कॉमर्स लेने के बाद भी ऐसा लगता था, पहले मैं मैथ्स ही लिया था, 5 दिन मैं मैथ्स पढ़ा हूँ, 2-3 दिन तक बायो भी पढ़ा हूँ, क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था। 2-3 दिन मुझे लगा कि यार इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है। क्योंकि इंजीनियर इसलिए बनना था क्योंकि हम भिलाई में रहते थे और भिलाई स्टील प्लांट देखते थे, तो पापा के जो भी पहचान के आते थे वो सब इंजीनियर साहब होते थे। साहब के नाम से या तो इंजीनियर साहब होते थे या डॉक्टर साहब होते थे, कॉमर्स साहब होते ही नहीं थे। क्योंकि एक भिलाई स्टील प्लांट था जिसको लोग देख के, धुआं उठता हुआ देख के अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते थे। और इस भिलाई स्टील प्लांट को आप देखेंगे, सेक्टर 9 हॉस्पिटल बड़ा प्यारा हॉस्पिटल हुआ करता था, एक रोड जोड़ती है, तो वहां से निकल के हॉस्पिटल जब लोग एडमिट होते थे तो डॉक्टर बनाना चाहते थे। बीच का एरिया पूरा कॉमर्स का था जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और मैं नागपुर महाराष्ट्र में कॉमर्स की काफी अच्छी वैल्यू शुरू से ही रही। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस्पात नगरी भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, मैथ्स और बायो में ही सिकुड़ कर रह गया है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स और बायो की सिकुड़न को थोड़ा बढ़ाना होगा, और मैंने वहां पे कॉमर्स का इंस्टीट्यूट डाला और पहले साल ही काफी अच्छी सफलता मिली। अब मुझे लगता है कि 100 से भी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं और आपके साथ जुड़े हुए लोगों से लेकर के आपके बहुत से विरोधियों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। और ये भी देखा है कि आपके चाहने वाले लोगों के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो फील्ड में शायद आपके कंपटीटर कहलाते हैं, मगर जब फील्ड से बाहर आपसे मिलते हैं तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पैर छूते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके कंपटीटर होने के बाद भी आपके काम करने की कला के कायल हैं। तो वो क्या चीज है जो आपको इस तरीके से काम करवाती है? वो कौन सी शक्ति है जो आपको लगता है कि आपसे इस तरीके का काम करवाती है? सीए प्रवीण बापना जी, मैं एक शब्द को और सुंदर करना चाहूंगा कि दुश्मन तो नहीं, कॉम्पिटिटर मैं कहूंगा कि कॉम्पिटिटर हैं वो, और
कायल की बात जहां तक है, मैं हर दिन यह सोचता हूं कि मैं कभी किसी के साथ गलत ना करूं, और मैं अपने काम में हरदम इनोवेशन लाने पे विश्वास करता हूं। जब मेरा कोई बच्चा निकल के कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट डालता है, या मेरा कोई बच्चा निकल के कोई अलग कोई बेहतर काम करता है, तो मुझे लगता है कि ये बच्चा शायद मुझसे और बेहतर करेगा। लेकिन मैं अपनी बेहतरी को और बेहतर करने की कोशिश करता हूं कि मुझे देख करके वो शायद और बेहतर करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हम उसके लेवल को, उसके स्टैंडर्ड को, उसकी सोचने के दायरे को बढ़ाना मेरी इच्छा रहती है, क्योंकि गुरु का मूल मंत्र ही होता है कि अपने स्टूडेंट को अंतिम बिंदु तक उसे कुछ न कुछ देता रहे। ये पूरा महाभारत में भी इसका गवाह रहा है, और रामायण भी इसका गवाह रहा है। आपकी यही सोच आपको लोगों से अलग बनाती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जीवन में कई बार अलग अलग छोटे बड़े धोखे खाए हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं जानता भी हूँ, मगर इन धोखों के बाद भी आप हर बार और पहले से ताकतवर होकर के उभरे हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो है छोटी छोटी बातों पे अपना यूं कहूं कि अपना खुद का साथ छोड़ देती है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धोखा जैसा कोई चीज नहीं होता। जब कभी कोई किसी को धोखा देता है, या जब कभी कोई किसी से चीट करता है, उसी समय जिसको जो धोखा देता है, जिसको चीट कर रहा है, उससे वो कमजोर कड़ी हो जाता है। क्योंकि धोखा हम अपने से ऊपर वाले को या अपने से बड़े वाले को देते हैं। तो वो जहां ही आपसे, जैसे ही आपसे चीट करेगा, या जहां ही आपसे चीट करेगा, वहीं उसने आपके लेवल को एक सीढ़ी ऊपर पहुंचा दिया। अब जहां आप थे वहां से आप एक सीढ़ी ऊपर चले गए, तब उस लेवल के लोग आपके साथ चीट नहीं कर सकते जिस लेवल का वो चीट कर चुका है। अब आपको आगे की सीढ़ी चढ़नी है। आगे की सीढ़ी में फिर हो सकता है कोई ऐसा चीटर मिल जाए जो फिर चीट करे, फिर वो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया। रही बात आज के बच्चों की, तो आज के बच्चे मॉडर्न समय में जी रहे हैं, वर्ड को चुन लेते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों को चुन लेते हैं जो शब्द होते ही नहीं। जैसे मैं डिप्रेशन में हूं, हर दूसरे दिन लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, हर दूसरे दिन लोग अच्छी स्थिति में आ जा रहे हैं। डिप्रेशन कोई शब्द नहीं होता है। 1 लाख लोगों में 1-2 लोग डिप्रेस्ड होते हैं। अपनी असफलता को, अपने नाकामी को, अपने नहीं किए गए काम को, अपनी असफलता को छुपाने के तरीके को आजकल का युवा डिप्रेशन का एक शब्द दे दिया है कि मैं डिप्रेस्ड हो गया हूं, मैं डिप्रेशन में। जिस दिन वो शिद्दत से मेहनत करे, जिस दिन वो इस लेवल की मेहनत करे कि इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं हो सकता, इसके बाद अगर असफलता हाथ लगे तो समझ में आता है। तो यहां बच्चा ये नया एक शब्द, टेक्निकल शब्द लेके घूम रहा है, इसे हटाना चाहिए, उसके दिमाग से ये दूर करना चाहिए। सर, आपने छात्र छात्राओं की सफलता असफलता की बात की है, तो अभी जैसे पिछला 1.5-2 साल कोरोना के काल में जब गुजरा, तो शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो लोग जल्दी इससे बाहर निकल करके घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर धीरे धीरे ये लॉकडाउन और कोरोना इतना लंबा चल गया, आज स्थिति यह है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। खासतौर से छात्र छात्राओं का जो वर्ग है वो अपनी पढ़ाई भी घर से ही करना चाहते हैं, यहाँ तक कि नौकरी भी अब घर बैठे ही करना चाहते हैं। इन छात्र छात्राओं से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो डाउट पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर चीजों में परिवर्तन आया है, और बाहर तो निकलना होगा। अगर आपको आसमान की ऊंचाइयों तक जाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। घर की में रहकर आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। घर में रह के उछलने की कोशिश करेंगे तो छत से सर टकराएगा और आप वहीं के होके रह जाएंगे। तो बाहर तो निकलना होगा, लेकिन बाहर सिर्फ चाट की दुकान, मसाले की दुकान, खाने पीने की दुकान, होटल ढाबा तक ही आपको नहीं सीमित रहना है। ये जो बच्चे जो मोबाइल से कनेक्ट हुए, मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद मोबाइल में ऐसी बहुत सारी चीज है, पूरा ब्रह्मांड है मोबाइल के अंदर, बच्चे उस मोबाइल से जुड़ के रह गए। इस वजह से बच्चों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहां पर पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना होगा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। पेरेंट्स बच्चों की एक एक चीज पे पेरेंट्स को मोटिवेट करना होगा। एक शिक्षक वर्ग, आप भी एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, आपको भी बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा और बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं किसी बच्चे को कहता हूं सीएमए तुम कर लोगे, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? आपको करना है। आप सीएमए कैसे नहीं करोगे? आपको सीएमए करना है, 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 आपको सीएमए करना है। आप इतने बार उसके दिमाग में ये बात डाल दो कि कल उसको लगने लग जाए कि हाँ मेरे को सीएमए करना है। सिमिलरली पेरेंट्स को भी डालना पड़ेगा कि बेटा आपको पढ़ना है, बेटा आपको पढ़ना है, लेकिन वर्ड याद रखना है कि कब कहां कैसे चोट करना है, तब इंपॉर्टेंट है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जैसे छात्र छात्राओं के बारे में जब बात कर रहे थे तो आप खुद
इतने सालों से एक टीचर होने के साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, सोशल वर्कर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, कंपनियों के डायरेक्टर हैं, एक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में आप एक साथ इन्वॉल्व हैं। ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैं छात्र छात्राओं की ओर से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिन्हें 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उनसे वो 4-5 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो रहे होते हैं और आप इतनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर लेते हैं। तो छात्र छात्राओं के साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी ये सवाल बहुत उचित होगा, इसके बारे में बताएं सर। पैशन किसी भी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पैशन, लोग अपनी हॉबी को अपना पैशन समझ लेते हैं, अपने एक इंटरेस्ट को अपना पैशन समझ लेते हैं। आप एक दिन खाना बनाते हैं तो ये आपका शौक हो सकता है, ये पैशन नहीं। ये आपका शौक हो सकता है कि मैं वीक में एक आध दिन खाना बनाता हूं, लेकिन खाना बनाते समय अगर आप इंजॉय करते हैं तो ये आपका पैशन होगा। मैं जब सोशल वर्क करता हूं, मैं कोई और अलग काम करता हूं, तो ये मेरा पैशन है। सोते तो जागते तो, रात को सो रहा हूं तो जाग रहा हूं तो, जब अगर आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएं, काले गहरे गड्ढे पड़ जाएं, तब समझ जाओ कि आप अपनी योजना की तरफ बेहतर तरीके से निकल चुके हो। अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त ये सोचता है अरे यार आज फिर ट्यूशन जाना है, अरे यार आज फिर पढ़ना है, तो जिससे उसकी जिंदगी बननी है उसको ही वो इतने गंदे तरीके से शुरुआत कर रहा है, तो अंत तो खराब होगा ही ना। यहां जो काम करना है, अगर आप उस शिद्दत से खेलते खेलते आप थकते हैं, बोर नहीं होते, दौड़ते दौड़ते आप थकते हैं, रंगोली बनाते बनाते आप थकते हैं, डांस करते करते आप थकते हैं, लेकिन बोर नहीं होते हैं। थकने के बाद फिर से रिचार्ज होके फिर रंगोली बनाने लग जाते हैं, फिर डांस करने लग जाते हैं, फिर गाना गाने लग जाते हैं। हाँ, आप थक रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करते समय बच्चा बोर होता है, उसको मूड फ्रेश करने की इच्छा करती है, वो खाना खाते हुए टीवी देखना पसंद करता है। मूड क्यों फ्रेश करना? इस छोटी सी उम्र में आपकी मूड में क्या हो गया जिसको फ्रेश करना है आपको? यहां पे अगर बच्चे के मन में जिस दिन ये उठे, वाह आज सवेरे फिर मेरे को पढ़ने जाना है, आज फिर मैं अकाउंट पढ़ूंगा, आज मैं फिर बिजनेस पढ़ूंगा या टैक्स पढ़ूंगा या लॉ पढ़ूंगा, जब उसके मन में ये भाव आएंगे और इस भाव से जब जाएगा तो सफलता उसके कदम को चूमेगी और वो शैक्षणिक यात्रा में बहुत ही सुंदर तरीके से तय करेगा। जी, अगला एक पर्सनल सा सवाल है सर आपसे कि जीवन में दोस्ती के महत्व को आप किस प्रकार से देखते हैं? फ्रेंडशिप तो वो टॉनिक है जो आप ये मान के चलो कि आपको कमजोरी सा फील होगा तो भी वो आपको रिचार्ज करने के काम आता है। बट दोस्ती में सत्यता बहुत जरूरी है। इस ट्रुथ को हम कैसे पहचाने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्ती के लिए प्रवीण जी कोई उम्र मोहताज नहीं होती। छोटे बच्चे भी दोस्त हो सकते हैं, बड़े बच्चे भी दोस्त हो सकते हैं, दादाजी भी दोस्त हो सकते हैं। जब कभी कोई दिल से आपके लिए फील करे, जब कभी आपकी तकलीफ में उसको भी तकलीफ हो, जब कभी आपकी खुशी में उसको भी खुशी हो, जब आप कहीं फिनेंशियली प्रॉब्लम में है तो उसको भी ये प्रॉब्लम फील हो, और जब कभी आप अमीर हो रहे हैं तो उसको भी फील हो कि मैं अमीर बन गया हूं, वहां पे दोस्ती जाके कंप्लीट होती है। अगर मैं प्रारंभिक दौर की आप बात कर रहे थे, उस समय की मोना तनेजा, गीतांजलि जोशी, गरिमा, पिंकी, लीना, स्मिता भट्टाचार्य, श्रुति, रश्मि, रतन खाटवानी, वैभव जैन, अगर ये सब नाम नहीं लूं मैं तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। ये सब ऐसे लोग रहे हैं जो मेरे दोस्त भी रहे हैं, भाई भी रहे हैं, स्टूडेंट भी रहे हैं, और मेरे साथ कदम से कदम मिला के काम करने और करवाने वाले बच्चे भी रहे हैं। आपसे वार्तालाप करते हुए कई बार हमने सुना है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और आपका ये कहना है कि ट्रैवलिंग जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होना चाहिए लोगों के। तो किस प्रकार से आप ये कहना चाहते हैं लोगों को कि ट्रैवल करना जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है? क्या होता है प्रवीण जी, जब आप यात्रा करते हैं तो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि थोड़ी सी यात्रा करने के बाद भी वहाँ के पूरा इन्वायरमेंट, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन चेंज हो जाता है। तो फर्ज बनता है कि जब आप मूव करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हर थोड़ी देर में आप रुकिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानिए, समझिए। इससे न केवल आपका नॉलेज बढ़ता है बल्कि जीवन जीने की शैली बदलती है, और हो सकता है कि आपकी व्यवसायिक क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाए और व्यवसाय करने में आपको मदद मिले। क्योंकि कहा गया है कि जब आपका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चले तो आप यात्रा पे निकल जाए। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा जो कहीं और रहते थे और दुर्ग में आकर के पिछले 20 साल पहले व्यवसाय प्रारंभ किए। दुर्ग के भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो यहाँ से उत्तर प्रदेश जाकर के व्यवसाय प्रारंभ किए होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग होंगे जो बिहार, और बिहार के लोग दिल्ली, और दिल्ली के लोग कहीं और। तो ये जब मूव की है पब्लिक,
तो उसे पता चला है कि मेरे योग्य ये स्थान उपयुक्त है और वहां वो व्यवसाय प्रारंभ कर दे। सर, हमने देखा है कि आपने जिस ट्रस्ट की भी बात की, मां शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, और आप उसके अध्यक्ष रहते हुए बहुत ही अच्छा काम उस ट्रस्ट के अंदर कर भी रहे हैं। इस ट्रस्ट को बनाने के पीछे कौन सी भावना या कौन सा उद्देश्य लेकर के आप चले? एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक पुत्र दिन भर कमाता है, बहुत अच्छा एंजॉय करता है, बैंक बैलेंस है, इंश्योरेंस है, अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश की यात्रा करता है, और 3 बच्चे जो हैं वो बड़े गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ पिता उस कमाऊ बच्चे से खुश नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी 3 जो गरीब बच्चे हैं उसको, या 3 जो उसके गरीब भाई हैं उसकी वो मदद नहीं कर रहा है, तो पिता उस कमाऊ पुत्र से खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही हम सब का पिता एक ऊपर है, जिसे हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। उसी ने हमें पैदा किया, उसी ने आपको पैदा किया, उसी ने रेलवे स्टेशन के पास पड़े हुए भिखारी को पैदा किया। तो जब देखेगा वो परम पिता परमेश्वर कि हम बहुत अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हम उस जगह जिसको उसने पैदा किया है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमसे नाराज होगा, वो हमसे दुखी होगा। इसे संपन्न बनाया था इसलिए, और उसे गरीब बनाया था इसलिए कि संपन्न वाला उसकी मदद करेगा, ये मदद नहीं कर रहा है। ये भाव मेरे अंदर हरदम रहते हैं, क्योंकि मेरे एक पिता है और हम सबके पिता हैं परम पिता परमेश्वर, जिसे किसी भी रूप में लोग जाने, पहचाने या माने। अगर आप जीवन में कभी कोई पालतू पशु अपने साथ रखना चाहें तो वो कौन सा होगा और इसका कारण क्या होगा? गाय। बगैर सोचे समझे, मुझे दिमाग को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। गाय एक ऐसा, गाय के चेहरे को ध्यान से आप देखो, जो मासूमियत गाय के अंदर पाई जाती है। तो अगर मैं जब उसके लिए कुछ अच्छा करूंगा और उसके बच्चे के दूध पीने के बाद जो दूध बचेगा वो मुझे दूध भी प्रोवाइड करेगी। और गाय एक ऐसा जानवर है कि उसके गोबर को भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर यूटिलिटी है। गौमूत्र की भी बहुत ज्यादा आयुर्वेद में महत्व दिया गया है। तो गाय प्रथम रूप से मेरा पालतू जानवर के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और ये बातचीत आगे जारी रहेगी। मेरे को एंकर आपके साथ अब ज्वाइन करेंगे और उनके साथ ये बातचीत कंटिन्यू करेंगे। Good morning, viewers. This show is being around for a long time, but a small difference in today's show. Till date, you have been watching Dr. Rai as an anchor interviewing many dignitaries of the society. He has been an inspiration, guide, guardian, mentor for many people. One of the most loving person among commerce students is today with us. I, Dr. Mittu, take pride to interview Dr. Santosh Rai. So further ado, let's start my question with Dr. Rai. Here is my first question, Dr. Rai, for you. Nowadays, children have in their mind that they can become singer, dancer, athlete, or any other business tycoon. They don't need much formal education, as they have a few examples of school dropouts, college dropouts being successful. So what do you think? What role does education play in an individual's success? सबसे पहले मिट्ठू मैं ये बताऊंगा कि जो आप ये कह रही हैं कि आज बच्चे जो हैं डांस में, एथलीट में जाना चाहते हैं, और 2-4 ऐसे लोगों को सक्सेस देख करके उनको लगता है कि बगैर पढ़े सब कुछ हो सकता है। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। हमें लगता है कि बगैर पढ़े, क्योंकि वो सक्सेस को तो देख पा रहे हैं, उसके पीछे के प्राइमरी एजुकेशन को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बगैर पढ़ा हुआ बच्चा जो है डांस में सक्सेस हो गया। हो सकता है, एक आध एक्सेप्शनल केस हर जगह होती है, एक आध करोड़ में अगर एक आध कोई ऐसा बच्चा होगा तो होगा। नॉर्मल कंडीशन में एक अच्छी बिल्डिंग बनती है तो नीचे की नींव किसी को नहीं दिखती है कि उसके अंदर कौन सा ब्रिक है, कैसा रॉड है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नींव। उसके बाद ही वो बड़ी वाली बिल्डिंग खड़ी होती है। तो नींव किसी को नहीं दिखता है। अगर आप कई बार देखी होंगी, हम चाय भी बनाते हैं तो चाय तो सबको दिखती है कि अच्छी बनी है, खराब बनी है, उसके अंदर का शक्कर किसी को नहीं दिखता है। एक अच्छी सब्जी बनती है तो उसके अंदर के नमक कहीं किसी को नहीं दिखता है। तो बच्चों को सिर्फ सक्सेस दिख रहा है, यानी अच्छी वाली गाजर का हलवा दिख रहा है, अच्छी वाली चाय दिख रहा है, अच्छी वाली बिल्डिंग दिख रहा है। उसके अंदर जो संघर्ष है उस संघर्ष को देखे बगैर वो उड़ान भर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि बेसिक एजुकेशन मस्ट। बेसिक एजुकेशन के बगैर आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। एक आध एक्सेप्शनल केस जरूर आपकी जिंदगी में होगा जो करोड़ों में होगा, लाखों में नहीं होगा कि लाख में एक आध नहीं, एक आध 2-5 करोड़ में एक आध ऐसा केस होगा जो एक्सेप्शनल होगा। तो आप या तो ऐसा सोच ले कि मैं एक्सेप्शनल ही होऊंगा, तब आप पढ़ाई मत करिए।
तो बाकी आप समझदार हैं। डॉक्टर राय, जीवन में सपने सब देखते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, पर उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? नहीं, किस्मत को कुछ हद तक आप मान सकती हो कि सपने देखते हैं, सपने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ड वर्क आप कहाँ कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। क्या वो हार्ड वर्क करने की दिशा आपकी उचित है? करेक्ट वे में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉन्ग वे में आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग वे में कर रहे हैं? तो जब रॉन्ग वे में अगर आपका हार्ड वर्क होगा तो वो हकीकत में बदलने में या आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बेकार नहीं जाएगा हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं, वे कुछ भी हो बेकार नहीं जाएगा। जहां से आपको एहसास हो जाएगा कि मैं गलत हूं, तो चूंकि आपको हार्ड वर्क करने की हैबिट डेवलप हो चुकी है, आप वहां से सही दिशा में मुड़ जाएंगे। कई बार हम लोग गाड़ी चलाते हुए रास्ता भटक जाते हैं और 2-4-5 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उस भटके हुए रास्ते से वापस नहीं आते। जहां हमें एहसास हो जाता है कि अरे मैं तो गलत रास्ते पे आ गया हूं, वहां से हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और वापस फिर सही दिशा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर किस्मत का रोल है, लेकिन किस्मत ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार्ड वर्क करते हैं। तो इज देयर एनी वे आउट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता। यहाँ पे बड़ा मैं अजीब सा आपको रिप्लाई करूंगा। किसी भी सक्सेस को पाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करने लग जाते हैं तो आपको खुद ही क्लिक कर जाता है कि यहां से मैं इस तरीके से करूंगा तो ये काम मेरा स्मार्टली कंप्लीट हो जाएगा, यहां से इस तरीके से करने लग जाऊंगा तो ये मेरा काम स्मार्टली हो जाएगा। जैसे आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आप हार्ड वर्क कर सकती हैं, फिर एमडी करने के लिए हार्ड वर्क कर सकती हैं, सर्जन बनने के लिए हार्ड वर्क कर सकती हैं, लेकिन वहां पे आप सर्जन बनने के साथ साथ पूरी न्यू टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर देती हैं तो आप बेस्ट सर्जन बन जाएंगी। वहां से स्मार्ट वर्क चालू हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि हु इज योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? मेरा इंस्पिरेशन की अगर बात करूंगी तो मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोग रहे हैं, ऐसे हर लोग मुझे प्रभावित किए हैं जो बहुत मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन के रूप में मैं किसी सिंगल पर्सन को लूँ इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ तो कई जगह आप मेरी इंस्पिरेशन हो जाती हो, कई जगह सीए प्रवीण जी हो जाते हैं, सीए केतन जी हो जाते हैं, सीए दिव्या जी हो जाती हैं। कई जगह मैं लूँ तो मेरे घर का मेरा बच्चा जो जो मेरे घर में पला बढ़ा, अमन या अभिषेक, ये सब मेरे इंस्पिरेशन हो जाते हैं, या किसी छोटे बच्चे वो भी इंस्पिरेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लर्न करने की आदत आपके अंदर होना चाहिए, सीखने की आदत आपके अंदर होना चाहिए। बार बार इंस्पिरेशन देने वाले लोग आपके चेंज होंगे। जब तक आपने ये ऊंचाई नहीं पाई तब तक इंस्पिरेशन देने वाले यहां तक होंगे। जब आप पैरेलली उनके बराबर आप पहुंच गई तो इंस्पिरेशन देने वाले लोग थोड़े ऊपर वाले हो जाएंगे। तो जब आप शुरुआती दौर में सपने देखती हैं तो एक मेरे पास काश मारुति होती, मारुति जब आ जाती है तो काश होंडा सिटी होती, क्रेटा होता, मर्सिडीज होता, जगुआर होता। फिर ऐसे करते हुए आपके सपने बढ़ते चले जाएंगे। जब इंडिया में आप रहती हैं तो आप कश्मीर घूम ले तो आपको जन्नत लगेगा, लेह लद्दाख घूम ले तो पहाड़ी का मजा ले लेंगी, और इसके बाद आपको लगने लग जाएगा कि नहीं यार मेरे को तो यूके और यूएस और स्विट्जरलैंड और बाकी जगह घूमनी है। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि इंस्पिरेशन जब तक जिस चीज को आप अचीव नहीं करती तब तक या उसके लेवल तक इंस्पिरेशन अलग होता है, उसके बाद इंस्पिरेशन चेंज हो जाता है। मैं इस इंस्पिरेशन की बात पे आप इसे एक शेयर करके एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि काफी मैं आपसे इस बात से इंस्पायर्ड होती हूँ क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू यू। सो ये बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आपको कोई काम नहीं आता ये आप कभी नहीं कहते, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैंने ये देखा है जब घर पे सब लोग अपना रेसिपीज कुकिंग सब कर रहे थे, तो आपसे अगर कह दिया जाए जैसे ऐसा आपको बहुत कुकिंग नहीं आती लेकिन फिर भी आपसे कहा जाए कि आप गुलाब जामुन बना लेंगे, यू आर एवरी टाइम रेडी टू से यस, जलेबी बना लेंगे, तो ये जो कॉन्फिडेंस है, भले आपको वो चीज आती हो नहीं आती हो, आपने पहले से मेन आती नहीं आती तो सेकेंडरी मैटर हुआ, प्राइमरी ये बात है कि पहले से आपने क्या उस काम को किया है, आपने जैसे नहीं किया है तो भी आप उस बात को कभी डिनाई नहीं करते। नो वर्ड मैंने कभी आपके मुंह से सुना ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आता है वो कहाँ से आता है और कैसे आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ डॉक्टर मिट्टू मैं ये बताना चाहूंगा कि
जैसे खाना बनाने की बात होती है और आप लोग क्वेश्चन करते हो कि यार ये आप बना लेंगे, तो मैं कहता हूं कि हाँ मैं बना लूंगा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो कहने वाले लोग हैं वो इतने अपने होते हैं कि शायद मैं थोड़ा खराब या थोड़ा अच्छा भी बनाऊं तो शायद वो खाने के बाद मुझे मोटिवेट ही करेंगे और नेक्स्ट टाइम शायद मैं उससे बेस्ट बना लूंगा। तो खाना बनाना है या कोई भी चीज बनाना है तो आज बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम बेसिक नॉलेज लेकर के उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कदम हमें बढ़ाना होगा। अब हम स्टार्ट कर लिए, वो खाना बन गया, हो सकता है थोड़ा खराब हो या थोड़ा अच्छा हो, शुरुआत तो हुई। मैंने जिंदगी की पहली जलेबी तो बनाई, मैंने जिंदगी का पहला गुलाब जामुन तो बनाया, हो सकता है थोड़ा खराब होगा थोड़ा अच्छा होगा, तो मैं कोई बेस्ट कुक तो हूं नहीं। अगर थोड़ा खराब बनेगा तो ही परिवार के लोग, मेरे संगी साथी दोस्त सब एक्सेप्ट कर लेंगे, और अच्छा बना तो शायद वो एप्रिसिएशन अपने आप में बहुत ही बड़ा होगा। So regarding your energy, I want to ask one question to you, that how do you keep yourself so energetic, happy, and spread positive vibes around you despite of unpleasant circumstances? How you do? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगी या आप अगर ये सोचेंगे कि कोई मदद करने आपको आएगा, तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगा कि कंधे उन्हीं कंधों को चुनो जो कंधे सच में आपकी सहायता करना चाहते हैं। उन्हीं के सामने आंसू बहाओ जो आपकी आंसुओं की कद्र करते हो। आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं दिखता, तो दूसरे के सामने यह कहकर कि मेरी जिंदगी चल रही है, मेरी जिंदगी कट रही है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट होगा तो आपकी जिंदगी कटेगी ही, आपकी जिंदगी चलेगी ही। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपकी जिंदगी कैसी है, तो आपको ये कहना है कि मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही है, क्योंकि वो सामने वाला आपको मदद तो नहीं करने वाला, लेकिन आपके द्वारा कहे गए खूबसूरत शब्द आपके मदद करेंगे, यानी आपके शब्द आपके मदद करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी मदद करना जाने, सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना जाने, सबसे पहले आप अपने अंदर एनर्जी लाना जाने। अगर ये आप करेंगे तो आप पूरी सोसाइटी के लिए एक उदाहरण बनेंगे, न कि दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे। तो दूसरे के कंधे से तो जनाजे ही निकलते हैं, अपने कंधे ही सब जगह काम आते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि मजबूत कंधे, इस मजबूत कंधों से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैं आपसे जरूर पूछूं कि whom you find strong pillars of your life? Whom you find? मेरे जीवन का स्ट्रॉन्ग पिलर, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर अगर मैं कहूं तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मैं इसमें ये बोलूंगा कि मिट्ठू भी हैं मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर, प्रवीण बाफना भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे दोस्तों में अगर मैं करूं तो फजल भी है, रमेश भी है, अमित भी है, प्रमोद भी है, विपिन भी है। लेकिन इस सभी स्ट्रॉन्ग पिलरों का अगर बेस और न्यू अगर मैं बोलूं तो मेरा बेटा अमन और अभिषेक और रितेश भी हैं। तो ऐसा कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पिलर तो आपके आजू बाजू के सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर की आप क्या बात करती है। मेरा सिंगल पिलर नहीं है, मेरे पास तो एक खूबसूरत राजमहल है जिसमें बहुत सारे खूबसूरत पिलर लगे हुए हैं। जैसे कि अब आजकल का ऐसा मतलब सिनेरियो हो गया, ऐसे जमाना हो गया है कि आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं, कुछ लोग पे आप बहुत विश्वास करते हैं, तो वो जो विश्वास करने वाले लोग जब आपको धोखा देते हैं तो वापस हम पूरा विश्वास दूसरों पे मतलब सेकंड टाइम पे दूसरों पे विश्वास करने में थोड़ा सा हमको हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है कि कैसे हम भरोसा करें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर धोखा बार बार इंसान खाता है तो किसी पे विश्वास करे कि ना करे? नहीं, बिल्कुल विश्वास करे, और धोखा भी खाते रहे। मैं दोनों पक्ष में हूं कि धोखा भी खाते रहे, विश्वास भी करते रहे। धोखा ऑलवेज आपको मजबूत बनाता है। धोखा ऑलवेज आपको, पहले भी प्रवीण जी ने भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो धोखा ऑलवेज आपको मजबूत बनाता है। धोखा ऑलवेज आपको एक सीढ़ी आगे चढ़ने में मदद करता है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है तो इस बात का इंडिकेशन है कि आप उस व्यक्ति से ऊपर है, तभी तो धोखा दे रहे हैं। अपने से नीचे वाले कोई धोखा नहीं देता। ऊपर है तो धोखा दिया, कोई बात नहीं, धोखा दिया तो एक पिलर आप आगे चढ़ गए, एक सीढ़ी आप आगे चढ़ गए। फिर आगे मूव करिए अगली सीढ़ी पे, या उसके आगे दो और सीढ़ी के बाद फिर कोई धोखेबाज मिलेगा, कोई चीटर मिलेगा, दो सीढ़ी और चढ़ जाएंगे। तो धोखा जिंदगी का, अरे एक अच्छी खूबसूरत सड़क पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेकर भी होते हैं ना, तो ब्रेकर ही होते हैं ऐसा थोड़ी है। कई जगह ऐसे ब्रेकर होते हैं जो बड़ी जल्दी जल्दी ब्रेकर आते हैं, तो कई बार किस्मत में ऐसा होगा जल्दी जल्दी आप धोखा खाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 6-7 ब्रेकर होते हैं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक धोखा खा के अभी ऊपर उठे नहीं तो दूसरा धोखा हो जाएगा। तो आपकी सिंपल गाड़ियों में कई जगह गड्ढे होते हैं, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। तो आपको हर जगह सड़क पे जब ये बात है जो मैन मेड है, तो इंसान की जिंदगी में तो एक सोच शामिल है। जहां सोच शामिल होगी वहां पे से तो थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे।
यहाँ हम विश्वास और धोखे की और ट्रस्ट की बात करें, क्यों फिर हम भगवान को यहाँ पे छोड़ दें? भगवान के बारे में भी बात हो जाए कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट फेथ इन गॉड, व्हाट डू यू थिंक? एकदम पूरी तरीके से पूर्ण रूप से मैं ये विश्वास करता हूं कि भगवान है, और वो रूप कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वाहेगुरु के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, भगवान के रूप में हो, परमपिता परमेश्वर के रूप में हो, किसी भी रूप में विभिन्न नामों से पुकारा जरूर जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब भगवान है, जैसे इंसान है तो भगवान भी है। अब इंसान को भी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इंसान के भी तो नाम रखे जाते हैं। वैसे ही जब इंसान है तो भगवान है, अच्छाई है तो बुराई है, भूत है तो चुड़ैल है, सब चीज है, ये कंफर्म है। या तो हम ये मान लें कि इंसान नहीं है, तब ये भी मान लेंगे कि भगवान नहीं है। अगर हम ये मान लें कि बुराई नहीं है, तब हम ये मान लेंगे कि अच्छाई नहीं है। तो ये दोनों पहलू रहेंगे, या तो हेड ही हेड है या तो टेल ही टेल है। तो भगवान है, और मैं क्या, सभी को मैं कहूंगा कि उस परमपिता परमेश्वर, उस अपार शक्ति, उस पावर को जरूर स्वीकार करें और जरूर माने। मुझे ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर जितने लोग हैं काफी आपको प्यार करते हैं, मतलब यू आर सराउंडेड बाय अ वेरी लविंग पीपल हु लव यू वेरी मच। सो अगर अगर हम सबकी इच्छा रहती है कि आप कुछ उनके लिए कुछ अच्छा कर दें, या कुछ आपके पास मतलब कुछ जादुई छड़ी घुमा दें, ऐसा अच्छा हो जाए, बुरा वाले को अच्छा कर दें, ऐसा लगता है। तो अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करना पसंद करें, क्या करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि पृथ्वी पे पूरी शांति हो जाए, सबको दोनों टाइम का भर पेट अच्छा हाइजेनिक साफ सुथरा खाना मिले, सबको रहने का एक आश्रय मिले। यही मेरी हरदम भगवान से, या अगर मैं सुपर पावर बनूंगा या मेरे अंदर जितनी क्षमता होगी उस क्षमता से मैं यही प्रयास करूंगा कि ये तीन चीज सबको मिले, चाहे वो भोजन, कपड़ा, मकान और एक शांति। मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि भाग्य को आप मानते हैं? 100% भाग्य बहुत जरूरी है, लेकिन भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देती है जो कर्म करते हैं। बगैर कर्म किए भगवान या भाग्य कोई भी साथ नहीं देता। कर्म करना जरूरी है, भाग्य का थोड़ा हिस्सा है। भाग्य थोड़ा हिस्सा है, भाग्य इस रूप में आप मान सकती हैं कि किसी ब्रिज से आप जा रही थी, अब ब्रिज से जैसे ही आप गुजरी वो ब्रिज गिर गया, ये आपकी किस्मत हो गई, ये आपका भाग्य हो गया। तो यहाँ पर जी बताएं, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, बोलिए आप। तो भाग्य यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाग्य उन्हीं का साथ देगी जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस भाग्य को पाने की कोशिश करते हैं, उस लक्ष्य के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अगर बार बार फेलियर होते रहे तो भी आपको मेहनत करते रहना और भाग्य पे भी भरोसा रखना है। ऐसा नहीं कि लक जैसे फॉर्चुनेट नाम का कोई चीज नहीं होता, फॉर्चुनेट नाम की चीज भी होती है, ऐसा कहना आप चाह ये रहे हैं? तो इतिहास गवाह है, शुरू से ऐसा रहा है कि मोहम्मद गजनवी है ना, बहुत बार आक्रमण करने के बाद में वहां सफलता हासिल हुई थी। असफलता का मतलब ही यही होता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। अगर राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम रातों रात उस युद्ध को नहीं जीत गए थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि राम की सेना से भी बहुत सारी तकलीफें हुई, यहाँ तक कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। ऐसी बहुत सारे घनघोर तकलीफों के बाद सफलता मिली थी। फट से ऐसा नहीं हुआ कि राम रावण की लड़ाई हुई और राम ने रावण को मार दिया और सीता को ले आए, ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं अगर आपसे एक बहुत एकदम ये वाला क्वेश्चन ना पूछूं तो बिल्कुल इनजस्टिस होगा हमारे यंगस्टर्स के लिए कि एनी इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर लाइफ विच यू वुड लाइक टू शेयर विद यंग जनरेशन। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी स्टोरी जो आप सुनाना चाहें? मेरी लाइफ की सबसे मुख्य स्टोरी का तो अंबार है, पूरी जिंदगी में स्टोरी है, लेकिन लास्ट चूंकि आपने कहा है तो छोटा सा पार्ट में इतना ही बताना चाहूंगा कि झोपड़पट्टी में रहने वाला संतोष राय अगर दोनों टाइम अच्छे से खाना खा सकता है, अच्छे से चल सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, अच्छी गाड़ियों का यूज कर सकता है, अच्छी गाड़ियां रख सकता है, अच्छे शहरों में घूम सकता है, अच्छे विदेश यात्रा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी झोपड़पट्टी से प्रारंभ नहीं हुई। अभी आप ओलंपिक को देख लीजिए, जितने भी ओलंपिक के विजेता हैं सब निम्न घर के या गरीब घर के बच्चे ही ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके आए हैं। अभी आप रिसेंटली एग्जांपल ले लीजिए, तो हर बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रतिभा
अमीरों के हाथ की न कठपुतली है, न अमीरों के हाथ की मोहताज है। प्रतिभा, कठिन परिश्रम और एक सफल मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन से प्राप्त की जा सकती है। Very inspirational talk, Dr. Rai. Thank you so much. Watching this show will definitely provide you the way to look at the bright side of your life and give you the glitter that you need back in your life. So definitely watch this show and share with friends and family. So I, Dr. Mittu, signing off. Good day.